नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी उत्साह में है और इसके मद्देनजर अब आगामी जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज मध्य प्रदेश को लेकर बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीत रहे हैं। अब राहुल गांधी का ये बयान जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी उन्होंने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा ख्याली पुलाव बना रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो 150 सीटों का जो बात कही जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, उसका आधार क्या है? किन वजहों से वो 150 सीटों का आकलन कर पा रहे हैं? क्या कर्नाटक वाला फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लगने वाला है? इसको लेकर आज बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ हमारे बीच है। संजीव जी, 150 सीटें, ये नंबर कहाँ से? 230 विधानसभा की सीटें हैं और एक 150 सीटें, मतलब बिग मेजॉरिटी। तो कैसे, कहाँ से? देखिए, आपने शुरुआती बातों में आपने खुद कहा कि एक कर्नाटक की जीत से उत्साहित है कांग्रेस पार्टी। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कुछ सिमिलैरिटीज़ ढूंढी हैं। दोनों राज्यों में एक बराबर करीब करीब सीटें हैं। वहाँ 224 थी, यहाँ 230 है। कर्नाटक में 224 थी, मध्य प्रदेश में 230 है, यानी कि वहाँ पर 113 बहुमत के लिए ज़रूरी थे, यहाँ 116। इसके अलावा कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार और एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार बनी थी। बाद में विधायक टूट गए, खरीद लिए गए और फिर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, विधायक टूट गए, खरीद लिए गए और उसके बाद फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं, इसमें कुछ और सिमिलैरिटीज़ वो जोड़ते हैं और वो कहते हैं कांग्रेस वाले कि जैसे एक डिवाइडेड हाउस भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में थी, जिसमें कि कई नेता थे। एक बोम्मई साहब जो मुख्यमंत्री थे, उनका अपना खेमा था क्योंकि उन्हें सीएम बनाया गया था। और दूसरी तरफ पहले ही से येदियुरप्पा जी का अपना खेमा था और उन्हें पीछे कर दिया गया था। उसके बाद फिर कई प्रोमिनेंट नेताओं को जगह नहीं दी गई थी, टिकट नहीं दिया गया था, तो उस कारण से वो भी नाराज़गी थी। तो इस तरफ भी अगर आएँ आप मध्य प्रदेश में, तो पाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं और कई खेमे भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त क्रिएट हो गए हैं। ऐसे वहाँ के जानकार हम लोगों को बताते हैं। जैसे बताया ही जाता है कि शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, इन दोनों के बीच में तारतम्य नहीं है और कहीं आने वाले दिनों में वी.डी. शर्मा बदल तो नहीं दिए जाएंगे। शिवराज जी क्या इस बात की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बहस चल रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से लोग हैं जो कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा जाने जाते हैं और उनके अपने खेमे हैं। शुरुआत करिए तो कैलाश विजयवर्गीय हैं। वो पूरा इंदौर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में दावा करते हैं कि उनका प्रभाव है। आप नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं केंद्र में, पुराने भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से एक प्रदेश के, उनका अपना खेमा है। नरोत्तम मिश्रा जो कि इस वक्त गृह मंत्री हैं, वो मजबूत नेता हैं, दतिया से चुनकर आते हैं, उनका अपना खेमा है। और इन सब के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से गए हैं और वो एक अपनी रसूख रखते हैं ग्वालियर गुना संभाग जो है उस क्षेत्र में। और उसके बाद फिर खुद शिवराज सिंह चौहान का अपना सबसे प्रभावशाली खेमा है। तो उस तरह की खेमेबाजी से क्या हुआ कर्नाटक में, उसका सबने देखा हश्र। और इसी कारण से आज ये जो दावा सामने आपके आया है वो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखता हुआ आया है। और इसीलिए शायद कांग्रेस को आज की तारीख में लग रहा है कि जैसे हमने कर्नाटक में सिमिलर कंडीशंस में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वही सिमिलर कंडीशंस मध्य प्रदेश में भी हैं और इसीलिए हम मध्य प्रदेश में भी ज़बरदस्त जीत हासिल करेंगे। एक तो ये गुटबाजी वाली बात हो गई, दूसरा जनता से जुड़ने के लिए जो 5 वादे
वहाँ भी किए गए थे, यहाँ भी किए गए हैं और पहले ही कर दिए गए हैं। अभी नहीं तो वहाँ तो इलेक्शंस में जब रैलियाँ हो रही थी तब किए गए थे, यहाँ तो अभी से वादे कर दिए गए हैं। मैं दर्शकों को बता भी दूँ, गैस सिलेंडर 500 रुपये में, महिलाओं को 1500 रुपये, बिजली का 100 यूनिट माफ़, 200 यूनिट हाफ, इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ़, पुरानी पेंशन, उसको लेकर तो हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की है कि ये बिल्कुल इलेक्शन वाला मुद्दा बन गया है। ये सब वादे हो गए हैं अभी से, इनका कितना इम्पैक्ट कर्नाटका में आपने देखा, और उसके बाद अब क्योंकि कर दिया गया है मध्य प्रदेश में भी, तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? इन 5 वादों की जो आप बात कह रहे हैं, दरअसल ये कांग्रेस के सभी राज्यों के वादे बनते जा रहे हैं। और ये वादे दरअसल जो ये कि हम ये माफ़ कर दें, ये हाफ कर दें, अरविंद केजरीवाल की सियासत इसमें झलकती है, लेकिन हालांकि उससे सिमिलरिटी सिर्फ इसी बात पे खाती है, बाकी राजनीति से दूर रहते हैं। देखिए क्या है कि कुछ फ्री में देना या बहुत आसानी से उपलब्ध कराना, ये कांग्रेस की राजनीति पहले भी रही है, लेकिन इस रूप में नहीं थी जिसमें कि सीधे सीधे पकड़ाते हैं। अब वो मनरेगा मान लीजिए कि उन्होंने लाया था, तो मनरेगा में एक्चुअल काम तो कुछ होता नहीं था, चिड़िया उड़ाने का भी दिन भर का पैसा दिया जाता था। काउंट तो होता नहीं है कि वो चिड़िया उड़ाया भी नहीं उस आदमी ने या उड़ाया, लेकिन पैसे उसको, चूंकि पैसे उनको देने थे, ग्रामीण युवा को 100 दिन रोजगार उनको देना था, तो उन्होंने इस तरह की योजनाएं, कोई ऐसा नहीं था कि मनरेगा ग्रामीण खेती से जोड़ दी गई थी और गांव में खेती को बेहतर करने के लिए मजदूर जो है वो मनरेगा वाले लगेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं था, है ना। कहीं गड्ढा खुदेगा, गड्ढा खुद रहा है, हाँ, और कहीं गड्ढा भरा जाएगा। हाँ। तो इस तरह के छोटे काम जिनका कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं था, वैसे उन कामों के लिए भी 100 दिन के रोजगार दिए जाते थे, क्योंकि मकसद पैसा देना था। और उसका देखिए लाभ हुआ था, क्योंकि जो बहुत गरीब है उसको एक स्तर पे लाने में मदद मिली थी। अगर मान लीजिए कि आप उनको 100 दिन रोजगार दे देते हैं तो कुछ पैसे उसके पास आ जाते हैं साल के, अब वो उनको कैसे खर्च करता है। दूसरा उसने ये किया था कि भाई जो एक दिन का जो एक बेसिक मिनिमम वेज होता है, उससे अगर ज़्यादा नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह काम करने क्यों जाएगा। तो दूसरी जगह काम करवाने वालों को मनरेगा से ज़्यादा देना पड़ रहा था। पैरामीटर सेट हो गया था, बेंचमार्क हो गया था। तो ये तो कांग्रेस भी किया करती थी। अब कांग्रेस ने देखा कि अरविंद केजरीवाल तो सीधे पकड़ा देते हैं, बिजली बिल माफ़, पानी बिल इतने तक माफ़, तो उन्होंने कहा कि हम भी ऐसा कर लेते हैं। और ये यकीनन कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से लिया है, और अरविंद केजरीवाल का मानना पड़ेगा इसमें भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ उन्होंने दिया, जहाँ तक बेनिफिट्स टू द पीपल, बेनिफिट्स टू द वोटर का सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये कर रही है, उनके मैनिफेस्टो को भी अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सी ऐसी योजनाएं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ियों के खिलाफ है, लेकिन बहुत सी ऐसी सहूलियतें, सुविधाएं, बिटिया को स्कूटी देना अगर वो पास कर जाती है, तो इस तरह से। तो इस बार के जो आपने वादे गिनाए हैं, ये वादे कमोबेश वही वादे हैं जो कर्नाटक में हैं, वो मध्य प्रदेश में भी। और मेरी जानकारी है कि ये तमाम राज्य जो कि और आने वाले हैं, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, सभी जगह पर ये दिए जाएंगे वादे, और फिर उस राज्य से जुड़े हुए कुछ और वादे दिए जाएंगे। ये तो ऐसे वादे हो गए। अब मसलन आप बात कर लीजिए गैस सिलेंडर का, तो गैस सिलेंडर एक पॉलिटिकल सिंबल, एक राजनीतिक प्रतीक बन गया है महंगाई का। कहते हैं कि ये 157% इसकी महंगाई बढ़ी है, मोर देन 150% ये महंगा हो गया है। और उसे आप भारतीय जनता पार्टी की फेलियर के रूप में प्रचारित भी करते हैं, और फिर आप 500 रुपये पर दे करके ये साबित भी करना चाहते हैं कि देखो वो कुछ नहीं कर पा रहे, हम कर पा रहे हैं। सिलेंडर पर एक फोकस है, वो वहां भी था, यहाँ भी है। बिजली के बिल माफ करना और हाफ करना, 100 यूनिट रहेगा तो माफ, 200 उसके बाद हाफ, तो ये करना है और सब्सिडाइज कर देना है। ये पहले से भी रहा है, इस बार फिर से रिन्यूड है। अगर घर में महिला हेड है या किसी गृहिणी को मजबूत करना है तो उसको 1,500 रुपये, कुछ ऐसा ही वादा वहाँ भी था, थोड़े पैसे ज़्यादा थे वहाँ कर्नाटक में। तो ये सब वादे तो पहले से वो करती आ रही थी। अब उसने बड़ा एक संगठित
अपना वो कर लिया है कि वादों की फहरिस्त एक बना लो और उसे स्ट्रक्चर दे दिया है और उसको हर जगह हम डालेंगे। तो कांग्रेस से लोगों को क्या उम्मीद करनी है, ये पहले से एक लोगों के दिमाग में रहेगा। पर इन वादों के अलावा एक चीज होती है और वो होता है कि वादों को गारंटी करने वाला चेहरा, जो कि कर्नाटक में था, जो कि मध्य प्रदेश में भी है। देखिए वहां पर कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री बने थे, बाद में उनकी सरकार गिरा दी गई थी, आज भी वो राहुल गांधी के पीछे खड़े थे। और कमोबेश लोगों को समझ में ये बात आ रही है कि अब जो चैलेंजर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो तो है नहीं, और सीएम बनने में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो ले दे करके कमलनाथ ही हैं। यही ये एक फैक्टर कहा जा रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है कि सिंधिया नहीं है इस बार। वो जो गुटबाजी हम राजस्थान में देख पा रहे हैं वो मध्य प्रदेश में इसीलिए नहीं है क्योंकि इस बार सिंधिया है ही नहीं, वो खेमा बदल चुके हैं। अब यहाँ पर कमलनाथ ही हैं जो फेस है, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है कि पायलट आगे आएंगे और गहलोत फिर वो करेंगे, क्लैशेस नहीं है यहाँ। देखिए इस बार तो ये भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जैसे हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने से नुकसान जो हुआ था, इस बार उनके जाने से हमें फायदा होगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लगा हुआ वो पूरा इलाका आप जानते हैं, गुना ग्वालियर संभाग है, बोला कि ये क्षेत्र जो है इसमें कांग्रेस की लीडरशिप पहले ही से है, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत लीडरशिप पहले से ही है। आप ये देख लीजिए कि वहां से चुनाव में सिंधिया जी को हरा दिया था। पिछले चुनाव में 2019 में एक उनके कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो उन्हें हराने में कामयाब हो गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत बीजेपी इकाई है। अब सिंधिया जी भी बीजेपी में आ गए और उनके साथ उनके तमाम एमएलए आ गए। 20-22 जो एमएलए आए थे उसमें से ज्यादातर जीत गए, कुछ हार गए थे लेकिन ज्यादातर जीत गए। अब उन्हें वो सीट चाहिए जहां से वो जीते हैं। तो उनका क्या होगा, जो पहले ही से वहां पे दावेदार थे और पिछली दफा वो हार गए थे लेकिन इस बार सोच रहे थे कि हम टक्कर देंगे, तो अब वहां पर एक खींचतान की स्थिति बनी हुई है। और इसलिए पिछले दिनों आपने सुना होगा ज्योतिरादित्य कह रहे थे कि जो गलतियां हुई आप माफ करिए उसको। वो शायद वहां के स्थानीय संदर्भ में कह रहे थे कि कुछ काम कर पाए, कुछ काम नहीं हम कर पाए, अब चुनाव आ गए हैं, मदद कीजिए। तो इस तरह की बातें कहनी पड़ रही हैं, ये एक बड़ी बात है। तो सिंधिया जी का पिछली दफा चले जाना 2020 में वो नुकसानदेह साबित हुआ, सरकार गिर गई कांग्रेस की, लेकिन शायद इस बार वो मददगार हो, क्योंकि अगर आपस में खेमे बंदी रहेगी बीजेपी के खेमे में तो जाहिर है कि कांग्रेस को उस इलाके में लाभ होगा। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी कितनी देख पा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? क्योंकि पिछली बार तो चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस जीती, उसने सरकार बनाई, हालांकि फिर सिंधिया का जाना और तमाम चीज़ें हुई, सरकार फिर से पलट गई। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी शिवराज को लेकर कितनी नज़र आती है? और ये 150 का वादा क्या उसकी भी झलक देता है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतने बार रिपीट कर चुके हैं, वो बिल्कुल नीतीश को टक्कर देने वाली बात हो गई है नीतीश जी को। तो क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी पर क्या हाल है मध्य प्रदेश में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो शिवराज जी के खिलाफ है, वो नीतीश जी के भी खिलाफ है। तभी तो मात्र 40 या 42 सीट लेकर के वो आ पाए थे। उस राज्य में 243 सीटें हैं बिहार में, और वो 40-42 सीटें लेकर के आए, लेकिन बीजेपी ने उनको प्रॉमिस किया था तो बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, नीतीश जी तो अलग तरह के खिलाड़ी हैं, वो तो खेमा ही बदल लेते हैं। तो हाँ, तो उन्होंने वो जो मेजर एक, देखिए वो बहुत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ खेल किया, चिराग पासवान को उन्होंने खड़ा किया हमारे खिलाफ, चिराग पासवान ने हमको बहुत नुकसान पहुंचाया। पर सवाल ये उठता है कि वो संभावना थी तभी तो चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया ना। अगर कोई संभावना न रहे तो चिराग पासवान भी राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें भी अधिकार है, सही बात वो है, अपनी राजनीति तो करेंगे ही, सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी राजनीति करने का अधिकार है कि आप बड़े भाई हमेशा बनते थे, तो आपको छोटे भाई से भी छोटा भाई बना दिया। राजनीति में हर कोई अकेला ही खड़ा है, हर किसी को दूसरे से लड़ना ही है, बनते हैं। हाँ। वो मैटर करता है। तो वो इसलिए था कि वहां पे एक एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके ऊपर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चिराग पासवान हो, उन लोगों ने प्ले किया और तरीके से उसको कैपिटलाइज करते हुए उनको 40-42 पे रेस्ट्रिक्ट किया। हालांकि अब जोड़ जोड़ के कुछ संख्या बढ़ गई है उनकी।
ये बात आपने सही कहा कि उनका जो राजनीतिक कौशल इतना बढ़िया है कि वो कम सीटों पर भी सीएम बने रहते हैं और अब तो पीएम के उम्मीदवार जैसे वो बनते जा रहे हैं। लेकिन शिवराज जी के खिलाफ जब मैं पिछली दफ़ा वहाँ इलेक्शन कवर कर रहा था और मैंने बड़ा सघन पिछली दफ़ा कवरेज किया था 2018 में, तो मैंने पाया था कि ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और जीत आती हुई दिखाई पड़ रही थी और वो हुआ भी। उसके बाद शिवराज जी, मुझे याद है, उसके बाद उन्होंने गीत भी गाया, हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली। लेकिन वो सज़ा उनको मिलनी थी क्योंकि क्या है, एक फटीग हो गया 15 सालों तक लगातार मैं मामा हूँ, मैं मामा हूँ वो कहते रहते हैं। फिर क्या था कि वहाँ पर वो आम आदमी की से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं वो एकदम उसी तरह से पनपी हुई थी जिस तरह से दूसरे राज्यों में होती हैं। बीमारू राज्य मध्य प्रदेश हमेशा से रहा है, तो बहुत अच्छी स्थितियां वहाँ पर हमेशा से रही हैं, ऐसा नहीं है। तो उसका उनको खामियाजा हुआ था। अब उसके बाद सरकार जो बनाई गई, ये तो बड़ा कृत्रिम तरीके से हुआ ना, चाहे वो कर्नाटक में हुआ, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ कि एमएलए जीते किसी के और उसको अपनी तरफ लाया गया, जो भी उसके लिए यत्न किया गया हो, है ना, जिसको आप साम दाम दंड भेद की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि जो पब्लिक का मैंडेट था, वो मैंडेट तो कहीं और का था। आपने उस मैंडेट को किसी तरह से कन्वर्ट कर दिया, उसका स्वरूप चेंज करके उसको ला दिया इस तरफ, और अब सीएम बन गए दोबारा से। अब सीएम दोबारा से बने तो मैं पिछले 3 सालों में, हिमांशु, कोई ऐसा विलक्षण कार्य, अब उनका 18 साल पूरा हो रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, कोई ऐसा विलक्षण कार्य, कोई ऐसा कोई बड़ा कार्य, कोई ऐसी बात जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी कहें कि देखिए मध्य प्रदेश में ये फला हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है आज के डेट में। अगर आप उपलब्धियां गिनाना चाहते हैं अपनी सरकार की, अपने दल की सरकार की, तो उसमें कोई मध्य प्रदेश से कोई उपलब्धि साथ आ रही हो सामने से? मुझे लगता है उससे ज्यादा उपलब्धि तो योगी जी की गिनवा देते मोदी जी मंच पे खड़े होके 5 सालों में। भाई वो कह देते हैं कि देखिए कानून व्यवस्था उन्होंने टाइट कर दिया, है ना, मंदिर बन गया। तो ऐसी कोई बात शिवराज जी के लिए कोई भी नेता कहते हुए नहीं सुने जा रहे। मेरी जानकारी ये भी है कि एक विचार आया था कि वहाँ नेतृत्व बदल दिया जाए, जैसे गुजरात में बदला गया और दूसरी जगहों पर बदला गया था। पर फिर दिक्कत ये आ गई कि ओबीसी चेहरा है ही नहीं कोई। भाई नरोत्तम मिश्रा या कैलाश विजयवर्गीय या आपके वो नरेंद्र सिंह तोमर, कोई ओबीसी चेहरा थे नहीं। इन सब विकल्पों के अलावा कोई और स्थानीय विकल्प भी थे, तो सबसे बड़े चेहरे वही। दूसरा, अगर वो नाराज हो जाए तो क्या होगा, ये भी एक दिक्कत कि भाई अगर शिवराज जी नाराज हो जाए तो भाई कोई आदमी अगर 15-18 साल रहता है सीएम, तो राज्य के हर सीट के समीकरणों को समझता है, तो कहाँ क्या खेल हो जाए। तो वो बदलने में कामयाब नहीं हुई नेतृत्व, अब उन्हीं के साथ जाना पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि शिवराज जी को उन्होंने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है अभी तक, और इस सवाल पर पीछे हटते हैं। अभी प्राइवेट में जब आप नेताओं से पूछिए तो शिवराज जी को अभी तक चेहरा घोषित करने के बारे में बहुत पॉजिटिव आप वाइब्स गैदर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। थे ना चेहरा, वहाँ पर भी हर जगह चेहरा डिक्लेयर करके लड़ा जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा लग रहा था, योगी जी का साफ है कि भाई वो ही होने जा रहे हैं, पुष्कर धामी ही होंगे, साफ स्पष्ट था, हार हो जीत हो, उसमें बड़ा क्लियर था। तो यहाँ पर इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े राज्य में कोई चेहरा पहले से, जैसे कमलनाथ का चेहरा जो है वो स्पष्ट है कि वही बनेंगे, कोई शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे अगर जीत हो जाती है, ये अभी तक नहीं कहा गया है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने आज की बैठक के बाद ये जो दावा किया राहुल गांधी ने, इससे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल रहे कि देखिए साहब, ये हमारे पास 5 वादे हैं और ये हमारा चेहरा है और ये हमारा संकल्प है, और जो हमने कर्नाटक में किया है हमें सफलता मिली है, यहाँ भी हम सफल होंगे और आपको हम ये सब डिलीवर करेंगे। इससे एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको कहा जाता है राजनीति में, ये बड़ा मैटर करता है। शायद आज कांग्रेस वो लेने में सफल हो गई। हालांकि शिवराज जी ने बोला है कि ख्याली पुलाव ना बनाए, हाँ, दिल को खुश रखने के लिए बाबा ये ख्याल अच्छा है राहुल गांधी को राहुल बाबा देते हुए। तो उन्होंने कहा है कि ये तो मोगिनी लाल के हसीन सपने हैं, उनके दूसरे नेता ने कहा है
लेकिन ये पहला दावा ठोक करके क्या कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वो एज ले लिया, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, वो तो अब हालांकि तय तो वहाँ की जनता को करना है, लेकिन हमारे दर्शकों को क्या लगता है मध्य प्रदेश को लेकर? क्या राहुल गांधी ने ये 150 का एक जो बात कहकर एक एज ले ली है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।